नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा चित्रकला की इस रैपिड फायर टेस्ट सीरीज़ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम क्लास 2 में शुरू करने वाले हैं चित्रकला के तत्व। यानी अगर आपने यह क्लास लगा ली तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा और सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए हमारी क्लास उपयोगी रहेगी। इस टेस्ट सीरीज़ को मैंने रैपिड फायर नाम दिया है इसलिए क्योंकि छोटे से एक वीडियो के अंदर हम बहुत अधिक प्रश्न करने वाले हैं। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करूँगा, हमेशा की तरह फटाफट ले चलता हूँ अपनी स्लाइड पर और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। चित्रकला के तत्व है जिसके अंदर हम रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आज हम उनको देखने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 1, अंकन के आधार पर रेखाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो रेखाओं को अंकन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, औपचारिक रेखाएं व अनौपचारिक रेखाएं। प्रश्न नंबर 2, ये रेखाएं एक बिंदु से प्रकट होकर चारों ओर बढ़ती है कहलाती है। तो इनको कहते हैं एक पुंजीय रेखा। यानी जैसे मान लो एक ये बिंदु है, यहाँ से शुरू होकर इस तरह सब तरफ से जो बढ़ती है तो इनको क्या कहते हैं? एक पुंजीय रेखा कहते हैं, जो एक ही बिंदु से प्रकट होती है और चारों ओर बढ़ती रहती है। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली सूक्ष्म या गौण दूरी को कहा जाता है। यानी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली गौण दूरी क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। सूक्ष्म या गौण यानी बहुत ही छोटी हो से, लेकिन इनके बीच में अगर 2 बिंदुओं को मिला रही है तो वह रेखा कहलाएगी। प्रश्न नंबर 4, यह रेखा शक्ति, दृढ़ता, गौरव, स्थायित्व, शाश्वतता की अनुभूति, महत्वाकांक्षा, निश्चय एवं प्रगति दर्शाती है कहलाती है। यानी कौन सी ऐसी रेखा है जो इतने प्रकार के गुण दर्शाती है, जिसके अंदर शक्ति भी दिखती है, दृढ़ता दिखती है, गौरव दिखता है, स्थायित्व नज़र आता है। तो ये हमारी कहलाती है लंबवत रेखा। जो लंबवत रेखा होती है उसके इतने प्रकार के गुण होते हैं या उसके भाव होते हैं। एक बिंदु से प्रारंभ होकर उसी बिंदु के चारों ओर घूमती है रेखाएं कहलाती है। यानी कौन सी ऐसी है रेखा है जो एक बिंदु से शुरू होती है, चारों तरफ घूमती है? क्या वो समवर्ती रेखा है, स्वतंत्र रेखाएं, चक्राकार रेखाएं, लंबवत रेखाएं? तो हमारा सही उत्तर होगा नंबर 3, चक्राकार रेखा। यानी एक बिंदु है और यहाँ से ऐसे प्रारंभ होकर इसके चारों ओर से घूमती रहती है, तो इसको हम कहते हैं चक्राकार रेखाएं। चित्र के प्रथम तत्व के रूप में मान्यता है। कला तत्वों में सबसे प्राचीन तत्व क्या है? तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, रेखा। यानी जब चित्रकला के तत्वों की बात करते हैं तो सबसे पहला तत्व रेखा माना जाता है और सबसे प्राचीन तत्व भी रेखा है। क्योंकि जब चित्रकला की शुरुआत होती है, आप देखते हैं प्रागैतिहासिक काल से, तो वहाँ से केवल चित्र रेखाओं से बने हुए हैं। यानी प्राचीनतम तत्व रेखा है। रंग रूप रंग तो है बाद में आते हैं, शुरुआत रेखाओं से हो जाती है। तो इसलिए सबसे प्राचीन तत्व व सबसे प्रथम तत्व रेखा को माना जाता है। प्रश्न 7, जो यंत्रों की सहायता से खींची जाती है कहलाती है। तो यंत्रों की सहायता से जो खींची जाती है उन्हें कहते हैं हम औपचारिक रेखाएं। ऊंचाई और ऊर्ध्वगमन का प्रतीक है। ऊंचाई और ऊर्ध्वगमन का प्रतीक कौन सी रेखाओं को कहते हैं? तो कहते हैं हम सीधी खड़ी रेखा को। स्मरण शक्ति के आधार पर चित्र निर्माण करना कहलाता है। स्मरण शक्ति के आधार पर यानी अपनी याददाश्त के आधार पर कोई चित्र निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं स्मृति रेखांकन। उसको हम कहेंगे स्मृति रेखांकन। वस्तु या व्यक्ति का प्रतिरूप अंकित करना कहलाता है। यानी कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, उसका हम प्रतिरूप अंकित कर रहे हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? यांत्रिक रेखांकन, स्वतंत्र रेखांकन, प्रतिरूपात्मक रेखांकन या सीमांत रेखांकन। तो हम उनको कहते हैं सीमांत रेखांकन नहीं कहेंगे, उनको प्रतिरूपात्मक। यानी प्रतिरूप अगर किसी का बना रहे हैं हम तो उसको प्रतिरूपात्मक रेखांकन कहते हैं।
दोस्तों, अगर आप टेस्ट सीरीज़ आप देख रहे हैं और टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो तो साथ में नोटबुक और कॉपी पेन लेकर बैठा करें, ताकि आप क्रम वाइज एक से जितने प्रश्न मैं करवा रहा हूं तो उनके उत्तर देने की कोशिश करें और लास्ट में देखें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने गलत होते हैं, ताकि आपको भी आंकलन रहे, अंदाज़ा रहे कि आपके इतने प्रश्न आ रहे हैं, इतने प्रश्न आपको नहीं आ रहे। तो प्रश्न नंबर 11, ये रेखाएं शांत, विश्राम, निष्क्रियता, स्थिरता, मौन, संतुलन आदि भावों की द्योतक है। यानी कौन सी रेखाएं हैं जिनके सभी ये भाव नज़र आते हैं हमें, जिसमें शांत है, विश्राम, निष्क्रियता, स्थिरता, मौन आदि जो भाव हमें दिखते हैं, तो वो कौन सी रेखाएं हैं? तो उनको हम कहते हैं क्षैतिज रेखाएं। जो क्षैतिज रेखा होती है उनके ये सभी प्रकार के भाव हमें उन रेखा में नज़र आते हैं। कौन सी रेखाएं अंतराल में तिरछी व आड़ी खींची जाती है? यानी अंतराल में तिरछी व आड़ी खींची जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? तिरछी और आड़ी रेखाएं जो खींची जाती है उन्हें कहते हैं हम कर्णवत रेखाएं। प्रश्न नंबर 13, जो रेखाएं अतिशीघ्र अपनी दिशा परिवर्तित कर ले, जो रेखा अतिशीघ्र बहुत ही जल्दी से जो अपनी दिशा परिवर्तित कर ले वो कहलाती है स्वतंत्र रेखा, लंबवत रेखा, प्रवाही रेखा, कोणीय रेखा। तो बताइएगा दोस्तों, तो इसे हम कहते हैं कोणीय रेखा। ने जो रेखाएं कोण बनाती हुई चलती है वो एकदम से अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। प्रश्न 14, ये रेखाएं एक बिंदु से प्रकट होकर चारों ओर बढ़ती है, किन रेखाओं से स्वतंत्रता, अभिलाषा, स्वदेश प्रेम आदि के भाव प्रकट होते हैं? अभिलाषा के साथ में प्रकाश है, यहाँ पर प्रकाश, स्वदेश प्रेम आदि के भाव प्रकट होते हैं। यानी दो प्रश्न, यहाँ पर दो प्रश्न बन गए हैं। एक तो ये है कि वो कौन सी रेखा है जो एक बिंदु से प्रकट होकर अपनी चारों ओर बढ़ती है। दूसरा इसी के अंदर है कि किन रेखाओं से हमें स्वतंत्रता का, अभिलाषा का, प्रकाश का आदि के भाव नजर आते हैं। तो ये शायद प्रश्न हम पहले देख चुके हैं। तो ये प्रश्न हमारा होगा एक पुंजीय रेखा। ये प्रश्न पहले भी आया है। एक पुंजीय यानी जो एक ही जगह से निकल कर बढ़ती है चारों तरफ, उसको हम एक पुंजीय रेखा कहते हैं। और इसी का भाव स्वच्छंदता भी है। देखो अपनी मर्जी से घूम रही, चारों तरफ जा रही है, यानी स्वच्छंद है ये रेखा। प्रश्न नंबर 15, किसे लहरदार रेखाएं भी कहते हैं? किन रेखाओं से गति, लावण्य, माधुर्य के भाव दर्शन होते हैं, भाव के दर्शन होते हैं? यानी वो यहाँ पर भी दो प्रश्न सामने आते हैं आपकी। पहली तो लहरदार रेखाएं किसे कहते हैं, और दूसरा कि किन रेखाओं की गति, भाव या माधुर्य के दर्शन होते हैं? तो वो है हमारी प्रवाही रेखाएं। प्रवाही रेखाओं को हम लहरदार रेखाएं भी कहते हैं। और प्रवाही जो रेखा है उनके भाव देखें तो गति है, लावण्य है, माधुर्य आदि इनके भाव होते हैं। कितने प्रकार के रेखांकन महत्वपूर्ण होते हैं? प्रश्न पूछा है हमें कि कितने प्रकार के रेखांकन है जो महत्वपूर्ण होते हैं। तो वो होते हैं हमारे 3 प्रकार के जो रेखांकन महत्वपूर्ण हैं। एक होता है स्वतंत्र रेखांकन, उसके बाद है समृद्धि, और इसके अलावा होता है प्रतिरूपात्मक। तो 3 प्रकार के रेखांकन हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति की आकृति क्या कहलाती है? तो किसी वस्तु है, व्यक्ति, उसकी आकृति को क्या कहते हैं? उसकी आकृति को कहते हैं रूप। तो सही उत्तर ऑप्शन 4, रूप। रूप कितने प्रकार के हैं? रूप जो हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो रूप 2 प्रकार के होते हैं। 2 होते हैं, एक होते हैं नियमित और एक होता है अनियमित। अनियमित व नियमित 2 प्रकार के रूप होते हैं। ये साधारण सौंदर्य बोध वाले कहलाते हैं। ये साधारण सौंदर्य बोध यानी ये कौन सा रूप है जो बिल्कुल साधारण सा सौंदर्य होता है? तो उसको हम कहते हैं त्रिकोण, नियमित, आयत या अनियमित या नियमित। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा नियमित रूप। यानी जो नियमित रूप होते हैं उनको हम साधारण सौंदर्य बोध वाले
रूप कहते हैं। प्रश्न नंबर 20, ये गति पूर्ण तथा रुचिकर व अत्यधिक सुंदर संयोजन की अभिव्यक्ति करते हैं, उन्हें कहते हैं। यानी पहले प्रश्न पूछा है कि साधारण सौंदर्य वाला जो रूप है उसको क्या कहते हैं, तो वो होता है नियमित रूप। जो नियमित रूप है, जिसके फिक्स डिज़ाइन होते हैं, फिक्स शेप होती है, तो वो ज़्यादा सौंदर्य प्रकट नहीं करता, क्योंकि वह एक नियमों में नियमित रूप से बंधा होता है। और एक होता है जो गतिपूर्ण होता है, रुचिकर होता है, वह अत्यधिक सुंदर होता है, तो उसको हम कहते हैं अनियमित रूप। यानी उसका कोई किसी प्रकार का नियम नहीं होता, वो अनियमित रूप से अपनी दिशा बदलता है, अपने आकार लेता है, तो वह अनियमित रूप है, वह बहुत ही सुंदर माना जाता है। जब रूपों की बात करते हैं कि कौन सा रूप अधिक सुंदर है, तो अनियमित रूप होते हैं, जिनको असममित भी कहते हैं, वो रूप अधिक गतिपूर्ण, रुचिकर व सुंदर होते हैं। आगे प्रश्न नंबर 21, यह एकता, दृढ़ता, स्थायित्व और शक्ति देता है, कहलाता है। तो एकता, दृढ़ता व स्थायित्व, शक्ति जो देता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको आयताकार रूप कहते हैं। प्रश्न 22, यह अशांति, असंतुलन, अधोगति तथा लिप्तता दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम विलोम त्रिभुजाकार रूप कहते हैं। देखो विलोम त्रिभुज ऐसे बनता है उल्टा, तभी देखो इसके अंदर अशांति, असंतुलन नजर आता है, कभी भी गिर सकता है। तो इस प्रकार का रूप जो होता है वह इस प्रकार के भाव लिए हुए होता है। यह गति, तटस्थता, पूर्णता, विशालता, समानता और आकर्षण दर्शाता है, रूप कहलाता है। तो वह रूप कौन सा होता है, वृत्ताकार रूप होता है। यह निरंतरता, प्रश्न 24 देखिए, यह निरंतरता, सौंदर्य, सृजनात्मकता, नित्यता, लावण्य दर्शाता है, कहलाता है। यानी इस प्रकार के जो रूप लिए भाव लिए होता है, वह कौन सा रूप होता है, उसे कहते हैं अंडाकार रूप। सौंदर्य यानी सबसे सुंदर, जब बात करते हैं सबसे अधिक सौंदर्य कौन से रूप के अंदर होता है, तो वह अंडाकार रूप में होता है। जब ये सबसे अधिक रूपों के अंदर बात करें, सबसे अधिक भाव या सबसे अधिक सौंदर्य किस रूप में है, तो वह अंडाकार रूप में है। अंकित रूपाकारों में विविधता कहलाती है। जो अंकित रूपकार होते हैं उनके जो विविधता होती है उनको हम कहते हैं, उनको कहेंगे हम रूप विविधता। यह प्रगति, आत्मनिर्भरता, शाश्वतता, सुरक्षा, संतुलन, निश्चय और विकास देता है, कहलाता है। तो यह क्या, जो प्रगति दर्शाता है, आत्मनिर्भरता दर्शाता है, सुरक्षा, संतुलन, निश्चय आदि भाव जो दिखाता है, उसको हम कहते हैं, उसे कहते हैं त्रिभुजाकार रूप कहते हैं, त्रिभुजाकार रूप। प्रश्न नंबर 27, वर्ण के गुण होते हैं। इससे पहले हमने पढ़े वो थे रूप के प्रश्न। अब आते हैं हमारे वर्ण से संबंधित कुछ प्रश्न। वर्ण के जो गुण हैं उसे, वर्ण के गुण होते हैं, वर्ण के गुण होते हैं, तो वर्ण के गुण कितने होते हैं, यहाँ पर पूछे हैं 3, 4, 2, 1। तो वर्ण के 3 गुण होते हैं। जो वर्ण के 3 गुण हैं वो सबको पता है, रंगत, मान व सघनता। 3 प्रकार के इसके वर्ण के गुण होते हैं। वह रंगत के हल्के व गहरेपन का द्योतक है। तो रंगत के हल्केपन व गहरेपन का द्योतक जो है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मान कहते हैं। शीत वर्ण कहलाता है। तो शीत वर्ण इसमें से कौन सा है, लाल, पीला, हरा, काला। तो जो हरा है वह शीत वर्ण कहलाता है। प्रश्न 30, ऐसे रंग जो किसी दूसरे रंग को मिलाकर नहीं बनाए जा सकते उन्हें, यानी इसके अंदर से ऐसे कौन से रंग है जो दूसरों को मिलाकर नहीं बनाए जा सकते, उसके अंदर लाल, पीला, नीला, उपरोक्त सभी। यानी लाल, पीला व नीला तीनों ही प्राथमिक रंग है, और प्राथमिक रंग दूसरों से मिलाकर कभी नहीं बनते। तो इस प्रकार ये हमारा सही उत्तर होता है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 31, यह रंग की शुद्धता का परिचायक होता है।
तो रंग की शुद्धता का परिचायक किसे कहते हैं? सघनता को हम रंग की शुद्धता का परिचायक मानते हैं या कहते हैं। किन्हीं दो मुख्य या प्रधान रंगतों को मिलाने से प्राप्त होते हैं कहते हैं, यानी दो मुख्य रंगों को मिलाने से बनने वाले रंग क्या कहलाते हैं? द्वितीयक रंगतें कहलाती है। दो मुख्य या प्रमुख रंगों को मिलाने से जो रंगत प्राप्त होती है वो कहलाती है, वह द्वितीयक रंगतें कहलाती है। प्रश्न रिपीट हुआ है ये हमारा। प्रश्न नंबर 34, एक जैसी प्रकृति वाले रंगों को क्या कहते हैं? पूरक रंग, मुख्य वर्ण, एकाकी वर्ण, समीपवर्ती वर्ण। तो जिन रंगों की प्रकृति एक जैसी होती है उनको हम समीपवर्ती वर्ण कहते हैं। समीपवर्ती जो पास पास वाले, जैसे लाल, ऑरेंज, ये दोनों रंग पास पास के, तो समीपवर्ती वर्ण कहलाते हैं। एक रंग चक्र में जब मिलते हैं, लाल है, केसरिया है, लाल केसरिया है, जो मिक्स एक साथ जिनके रंग की प्रवृत्ति होती है वो समीपवर्ती रंग कहलाते हैं। यानी जब रंग चक्र में आप देखते हो तो जो रंग चक्र में एक जो अपने साथ साथ होते हैं वो सभी समीपवर्ती वर्ण कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 35, श्याम एवं श्वेत रंगों को कहते हैं। जो श्याम है और श्वेत है, श्याम का मतलब काला और श्वेत का मतलब सफ़ेद, यानी सफ़ेद व काले रंग है, उनको हम क्या कहते हैं? समीपवर्ती वर्ण नहीं कहते, एकाकी वर्ण भी नहीं कहते, मुख्य रंग भी नहीं कहते, अवर्णीय रंग। हाँ, ये अवर्णीय रंगों में आता है, इनको हम रंगों में नहीं गिना जाता। ये रंग की जो मान होता है उसको कम या ज़्यादा काम करने में अवश्य काम आते हैं, लेकिन ये रंग नहीं माने जाते। केवल एक ही रंग के विभिन्न तान या सघनता वाली रंगतों का तालमेल किसके अंतर्गत आता है? यानी एक ही रंगत के विभिन्न तान या सघनता वाली जो रंग तो है उनका तालमेल किसके अंतर्गत आता है? तो वो है एकाकी वर्ण। यानी कोई अब ड्राइंग कर रहे हो उसके अंदर एक ही रंग ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, जैसे गहरा लाल, फीका लाल, मध्यम लाल, इस प्रकार रंग तो इस्तेमाल कर रहे हो आप, तो वह एकाकी वर्ण कहलाता है। जो रंग सूर्य या आग के रंगों के समीप होते हैं या जिन रंगों की तरंग गति बहुत अधिक होती है वह श्रेणी में आते हैं। वह किस श्रेणी में आते हैं? तो उनको हम कहते हैं उष्ण या गर्म रंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 38, उत्तेजना, युद्ध, भय तथा शंका, क्रोध, ओज, अराजकता दर्शित है। यानी ये सभी भाव किस रंगों से हमें नजर आते हैं? उत्तेजना है, युद्ध का भाव है, भय नजर आता है, शंका नजर आती है, क्रोध है, ओज है या अराजकता जो है हमें जो दिखती है वह किन रंगों के द्वारा दिखाई देती है? तो ये सभी जो गुण हैं, ये सभी जो भाव है हमें पीले रंग में नहीं है, नीले रंग में भी नज़र नहीं आते, हरे रंग में भी नहीं आता, लाल रंग से ये हमें सभी भाव नजर आते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 लाल रंग। प्रश्न नंबर 39, प्रखरता, प्रकाश, बुद्धिमत्ता, ओप तथा चमक, प्रसन्नता, समीपता दर्शित है। तो ये जो भाव दिए हैं ये किस रंग में नजर आते हैं? जिसमें प्रखरता देख सकते हो आप, प्रकाश है, बुद्धिमत्ता है, चमक, प्रसन्नता, ये सभी जो रंग के जो भाव है तो हमें किस में नज़र आते हैं? तो ये सभी भाव हमें नज़र आते हैं लाल रंग में नहीं आते, क्यों? लाल तो हमने अभी पढ़ा, ये क्रोध, युद्ध, भय जैसे रंग दिखाते हैं। नीला रंग नहीं है, पीले रंग के अंदर हमें ये सभी प्रकार के भाव, प्रकाश, बुद्धिमत्ता, जो चमक आपने देखने को मिलती है वह पीले रंग में मुख्य रूप से पाई जाती है। प्रश्न नंबर 36, केवल एक ही रंगत के विभिन्न मान या सघनता वाली रंगतों का तालमेल किसके अंतर्गत आता है? तो यानी जिस पेंटिंग में, ड्राइंग में एक ही रंग की अनेक रंगतों का इस्तेमाल होता है तो वो क्या कहलाता है?
एकाकी वर्ण कहलाता है। जैसे हम लाल रंग यूज़ करें तो गहरा लाल, नीला, गहरा लाल, मध्यम लाल, फीका लाल, इस तरह अधिकतम लाल रंग का इस्तेमाल हो रहा है तो वह एक ही रंगत है। जैसे नीला यूज़ करना शुरू कर दिया तो गहरा नीला, फीका नीला, मध्यम नीला। तो इस प्रकार एक ही रंग की जो अधिकतम तानों का इस्तेमाल करते हैं तो वो हो जाती है हमारी एकाकी वर्ण योजना। जो रंग सूर्य या आग के रंगों के समीप होते हैं, यानी वो रंग जो सूर्य के रंगों के समीप है, आग के रंगों के समीप है, या जिन रंगों की तरंग गति बहुत अधिक होती है तो वह श्रेणी में आते हैं। तो वह किस श्रेणी के अंदर आते हैं? उनको हम उष्णवर रंग या गर्म रंग कहते हैं। उत्तेजना, युद्ध, भय, शंका, क्रोध, ओज, अराजकता दर्शित है। तो इस प्रकार के जो भाव है हमें किस रंग से नजर आते हैं? तो ये हमें लाल रंग में इस तरह के भाव नजर आते हैं। प्रश्न 39, प्रखरता, प्रकाश, बुद्धिमत्ता, ओप तथा चमक, प्रसन्नता, समीपता दर्शित है। तो ये सभी प्रकार के जो हमें भाव नजर आते हैं वो हमें नजर किस में आते हैं? वो हमें पीले रंग में नजर आते हैं। जो पीला रंग है हमारा प्रसन्नता, चमक या बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। तो इसके अंदर ये सब भाव नजर आते हैं। प्रश्न नंबर 40, यह शीतल प्रकृति का रंग है, यानी वह रंग कौन सा है जो ठंडा है इसके अंदर? तो हरा, नीला, लाल, पीला। तो सबसे जैसे हरा रंग भी शीतल है और नीला भी शीतल है, तो लेकिन सबसे अधिक शीतल रंग है नीला। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा नीला। अगर इसके ऑप्शन में अगर नीला नहीं होता यहाँ पर, जैसे मान लो ऑरेंज नारंगी रंग होता तो हमारा हरा भी सही हो जाता, लेकिन हरे से अधिक ठंडा नीले रंग को माना गया है। प्रश्न नंबर 41, विश्राम, सुरक्षा, प्रफुल्लता, असक्तता, मनोहरता दर्शित है। तो ये सभी भाव हमें किस रंग में नजर आते हैं? यह रंग हमें हरे रंग में भाव नजर आते हैं। यह काले और सफ़ेद रंगों के मिश्रण से बनता है, यानी यह काले और जो सफ़ेद रंग है उसके मिश्रण से बनता है। संयम, नम्रता व तटस्थता दर्शाता है। तो वह किस प्रकार के रंगों की यहाँ पर बात हो रही है? तो वह धूमिल वर्ण की बात हो रही है कि जो धूमिल वर्ण होते हैं वह काले व सफ़ेद रंगों से बनते हैं। धूमिल मतलब जो थोड़े मटमैले से हो जाते हैं। किसी रंगत के अंदर सफ़ेद और काले रंग मिलाते हैं तो उनकी जो खुद की मान होता है वह कम ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए वो धूमिल हो जाते हैं, अपनी प्रकृति के अंदर नहीं रुकते, इसलिए उनको धूमिल रंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 43, इसमें केवल श्वेत एवं श्याम वर्ण का ही प्रयोग होता है कहलाता है, यानी वह ऐसा कौन सा एक ऐसा चित्र बनाते हैं जिसके अंदर सफ़ेद और काले रंग का ही इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसको कहते हैं वर्ण शून्यता। यहाँ पर किसी प्रकार का जो रंगों का इस्तेमाल नहीं होता तो वर्ण शून्यता कहलाते हैं। यहाँ पर धूमिल वर्ण नहीं होगा, क्योंकि धूमिल वर्ण तो सिर्फ रंगों की जब मांग कम करने में काम आते हैं, इसलिए वो धूमिल हो जाते हैं। यहाँ प्रश्न पूछा है कि केवल सफ़ेद व श्याम वर्ण है, नहीं केवल सफ़ेद और काला रंग यूज हुआ है और दूसरा रंग यूज हुआ ही नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? तो उन्हें कहेंगे वर्ण शून्यता, यानी जहाँ पर रंगों का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। प्रश्न 44, इस चित्र में वे वर्ण आते हैं जो त्रिकोणों को स्पर्श करते हैं, जैसे तीनों मुख्य रंगतें अथवा तीनों द्वितीय रंगतें कहलाती है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम त्रयी कहते हैं। जो तीन कोणों में जाके मिलती है वह जो विवरण है जो त्रिकोणों को स्पर्श करते हैं, यानी जो तीन प्रकार के रंगों को स्पर्श करते हैं तो वो त्रयी कहलाते हैं। वर्ण चक्र में जो रंग एक दूसरे के आमने सामने आते हैं उन्हें कहते हैं, जो वर्ण चक्र के अंदर जो बिल्कुल आमने सामने आते हैं उनको हम क्या कह लेते हैं? उनको हम पूरक रंग कहते हैं। जो रंग आमने सामने होते हैं उनको हम पूरक रंग कहते हैं। एकता, स्वच्छंदता, पवित्रता, शांति और उज्ज्वलता दर्शित होती है, यानी ये जो भाव है हमें किस रंग से नज़र आते हैं? तो एकता, स्वच्छंद, पवित्र, शांति सब सफ़ेद रंग में हमें नज़र आते हैं, क्योंकि काला, बैंगनी, नारंगी से इनको कोई मेल जोल ही नहीं है, तो सफ़ेद रंग में ये सब भाव हमें नज़र आते हैं।
अंधेरा, बुराई, भय, दुख, षड्यंत्र, कपट। यानी ये जो भाव है हमें किस रंग में नजर आते हैं? अंधेरे के भाव, बुराई, भय, दुख, षड्यंत्र, कपट दर्शित होता है। ये सारे भाव हमें किस रंग में दर्शित होते हैं? तो काले रंग में ये सब भाव नजर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीपवर्ती वर्ण नहीं है? यानी यहाँ पर चार रंग जो दिए गए हैं वो एक जैसे हैं और एक रंग है जो इसका समीपवर्ती वर्ण नहीं है। तो पीला, पीला, नारंगी, नारंगी, नीला। तो यानी ये जो रंग है वो समीपवर्ती वर्ण है, लेकिन नीला इसके अंदर है। नीला जो क्या है यहाँ समीपवर्ती वर्ण नहीं है, क्योंकि पीला रंग है एक, जो नारंगी बना है वह किससे बना है? पीला प्लस लाल से बना है। पीले के अंदर लाल जब मिल गया तो नारंगी बन गया, और यहाँ पर नारंगी और है। तो ये तीनों रंग बिल्कुल एक ही वर्ण से बने हुए हैं। पीला, पीला नारंगी, यानी यह पूरी तरह पीला नहीं है, पूरी तरह नारंगी नहीं है, और यहाँ पर पूरी तरह नारंगी है। तो तीनों के अंदर पीले रंग की मिश्रण है, और इन दोनों में नारंगी यानी लाल रंग में का मिश्रण हुआ है। तो ये एक समीपवर्ती वर्ण है एक दूसरे के, बल्कि नीला इनसे दूर है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है समीपवर्ती वर्ण नहीं है, तो नीला रंग उत्तर सही हो जाएगा हमारा नीला। नीला जो है समीपवर्ती वर्ण नहीं है इन तीनों का। चित्र में किसका अभाव चित्र को अधूरा दर्शाएगा? प्रश्न नंबर 49 में दिया है कि चित्र में किसका अभाव चित्र को अधूरा दर्शाएगा। यानी चित्र के अंदर एक चीज का अभाव अगर रहता है तो चित्र अधूरा लगता है। इसी में आगे प्रश्न एक और बना दिया कि रंग के हल्के या गहरेपन को क्या कहते हैं। तो अब आपके लिए और आसान हो गया कि रंग के हल्केपन व गहरेपन को तो हम तान कहते हैं, और चित्र के अंदर अगर तान नहीं होगी तो चित्र हमें अधूरा नजर आएगा। प्रश्न नंबर 50, चित्रतल द्विआयामी होता है, किंतु किसके उपयोग से त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। यानी चित्रतल तो हमेशा द्विआयामी होता है, लेकिन एक कुछ ऐसा है जिसका अगर हम इस्तेमाल करें, उसका प्रभाव दिखाएं, तो त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। तो वो क्या होगा? वो होगा हमारा तान। यानी जब तान का प्रयोग करते हैं तो चित्रतल के अंदर हमें त्रिआयामी प्रभाव नजर आ सकता है, द्विआयामी चित्रतल के ऊपर भी। प्रश्न नंबर 51, चित्र सदैव सक्रिय व सहायक तलों में विभाजित रहता है। चित्रतल में विभाजित रहता है कहलाता है, यानी वह क्या कहलाता है? चित्र जो सदैव सहायक व सक्रिय तलों में विभाजित रहता है, तो उसको हम परिवर्तन पद्धति कहते हैं। प्रश्न नंबर 52, क्षयवृद्धि, स्थितिजन्य लघुता आदि संयोजन सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए किसका होना जरूरी है? यानी क्षयवृद्धि, स्थितिजन्य लघुता हम दर्शाते हैं, तो इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए हमें किसका होना जरूरी होता है? तो वह होता है तान का होना जरूरी है, क्योंकि बिना तान के हमें स्थितिजन्य लघुता या क्षयवृद्धि जैसे सिद्धांत को हम नहीं दर्शा सकते। ये हमारे रंग से संबंधित कुछ प्रश्न हुए। अब हम देखते हैं पोत से संबंधित कुछ प्रश्न। वस्तु के धरातल का गुण क्या कहलाता है? तो वस्तु के धरातल के गुण को हम पोत कहते हैं। पोत यानी किसी वस्तु को जो हम छूकर देखते हैं उसका टेक्सचर कैसा है, तो वह क्या होता है? पोत होता है। प्रश्न नंबर 24, सृजन की दृष्टि से पोत कितने प्रकार के माने गए हैं? सृजन की दृष्टि से पोत को हम 3 प्रकार के माने गए हैं, जिसमें होता है अनुकृत, सर्जित व प्राप्त पोत। प्रश्न नंबर 55, कलाकार विभिन्न यंत्रों की सहायता से भांति भांति के पोत सर्जित करता है कहलाता है। यानी यंत्रों की सहायता से जो पोत सर्जित होता है उनको हम कौन सा पोत कहते हैं? सर्जित पोत कहते हैं, क्योंकि ये सर्जित किया है इसलिए सर्जित पोत है। प्रश्न नंबर 56, जो प्रकृति या मानव निर्मित वस्तुओं में होता है क्या कहलाता है? यानी जो प्रकृति के निर्मित है या मानव
ने निर्मित किया है, उन वस्तुओं में जो पोत है वह क्या कहलाता है? तो उसको हम प्राप्त पोत या प्रकृति पोत कहते हैं। प्रकृति पोत या प्राप्त पोत कहते हैं। यह अपने आप बना होता है। प्रकृति द्वारा बनाया तो भी प्रकृति पोत है, अगर मनुष्य द्वारा वह निर्मित है वह भी प्रकृति या प्राप्त पोत ही कहलाता है। प्रश्न नंबर 57, पोत जो स्पर्श संवेदना में कोमल व सुखद लगे उन्हें क्या कहते हैं? यानी वह पोत जिनको हम छू कर देखें तो बिल्कुल सुखद व कोमल नजर आए तो उनको हम क्या कहते हैं? चिकने, कठोर, कोमल व खुरदरे, तो उनको हम कोमल पोत ही कहते हैं। जो सुखद लगते हैं, कोमल लगते हैं छूने से हमें, तो उनको हम कोमल पोत ही कहते हैं। प्रश्न नंबर 58, कलाकार इसका प्रयोग अपनी रचना में बहुत अधिक करते हैं, इसे कहते हैं। यानी कलाकार आजकल जो है वो इस प्रकार के पोत का अधिक इस्तेमाल करते हैं, तो वह कौन सा पोत है? उसे कहते हैं खुरदुरा पोत। जो खुरदुरा पोत है वह अधिक इस्तेमाल में आजकल लिया जा रहा है। प्रश्न नंबर 59, इस पोत के प्रभाव से द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। यानी द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करना हो तो किस प्रकार के पोत का सहारा लिया जाता है? तो वो है अनुकृत पोत। यानी अनुकृत पोत के इस्तेमाल से आप द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी यानी 2D जो आपका सरफेस है, 2D धरातल है, उसके ऊपर आप 3D ड्राइंग या चित्र बना सकते हैं अनुकृत पोत की सहायता से। प्रश्न नंबर 60, चित्र में दूरी प्रदर्शित करता है। चित्र में दूरी जो आपको किसके द्वारा दिखाई देती है? तो यह दूरी दिखाई देती है अंतराल के द्वारा। चित्र के अंतर्गत द्विआयामी चित्रभूमि क्या कहलाती है? चित्र के अंदर जो द्विआयामी चित्रभूमि है उसको हम कहते हैं अंतराल कहते हैं। स्वर्णिम विभाजन पद्धति का जो सिद्धांत है किस देश के कलाकारों ने विकसित किया था? स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत जो है यूनान के कलाकारों के द्वारा विकसित किया गया था। प्रश्न नंबर 63, अंतराल विभाजन की सबसे श्रेष्ठ विभाजन पद्धति क्या है? अंतराल विभाजन जो है उसकी सबसे सर्वश्रेष्ठ पद्धति जो है स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहलाती है। प्रश्न नंबर 64, किस ग्रंथ में अंतराल को भूमि बंधन के नाम से जाना जाता है? तो भूमि बंधन के नाम से सम्रांगण सूत्रधार में माना जाता है। तो आप सूत्रधार के अंदर जब याद रखोगे तो यहाँ पर बंधन का मतलब बांधना और सूत्रधार में बांधना, आप इस तरह याद रखो कि सम्रांगण आंगण में सूत्रधार बांधना। भूमि भी समझ लो, सम्रांगण में आंगन आ रहा है और भूमि का भी मतलब आंगन से जोड़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी। भूमि बंधन है और सम्रांगण में आंगन है तो आंगन भी एक भूमि है। तो इस प्रकार देखोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रश्न होते हैं हमेशा डाउटफुल में बचे रहते हैं। देखो दूसरा प्रश्न दिखाता हूँ साथ में ही, किस ग्रंथ में अंतराल को स्थान निरूपण के नाम से जाना जाता है? तो प्रश्न में चित्रलक्षण है, अभिलाषितार्थ चिंतामणि है, सम्रांगण सूत्रधार फिर आ गया और चित्रसूत्र है। यानी ऊपर वाले प्रश्न में भी यही चीज़ पूछी है, दूसरे में यही पूछी है। तो स्थान निरूपण जो कहा गया है अंतराल को वो कहा जाता है आपका अभिलाषितार्थ चिंतामणि। ये जो अभिलाषितार्थ चिंतामणि है इसके अंदर स्थान निरूपण कहा जाता है और सम्रांगण सूत्रधार में भूमि बंधन कहा जाता है। इसलिए भूमि के साथ में आंगन जोड़ दो आप, सम्रांगण का आंगन और इधर भूमि बंधन का भूमि जोड़ दो, तब जाके चीज़ें आपको याद हो जाएगी। बस एक को याद कर लो, दूसरी अपने आप याद रह जाएगी। प्रश्न नंबर 66, द्विआयामी चित्रभूमि जो कलाकार का कार्य क्षेत्र है कहलाता है। यानी कलाकार का कार्य क्षेत्र क्या है? तो वो है आपका सही उत्तर ए, अंतराल। वह क्षेत्र जहाँ पर चित्रकार ने कार्य प्रारंभ नहीं किया है कहलाता है। यानी अभी तो पूछा है चित्रकार का कार्य क्षेत्र, या चित्रकार जहाँ कार्य करता है वो क्या है? अंतराल। एक वह एरिया जहाँ पर चित्रकार ने अभी कार्य प्रारंभ किया नहीं है, शायद करने वाला है, किया नहीं है लेकिन करने वाला है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अक्षत अंतराल। यानी खाली जो अंतराल पड़ा है अभी वह जहाँ पर चित्रकार कार्य शुरू करेगा, किया नहीं है, तो वह कहलाता है
अक्षत अंतराल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग श्री आर्ट एजुकेशन। अगर आप इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।